क्लास 7 लेसन नंबर 7 चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस चैप्टर को करते हैं हम। बीच वाले जो चैप्टर हैं आपके इस सेशन के लिए डिलीट हो चुके हैं। हमने चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में पढ़ा था कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, यानी राज्य किस प्रकार बने और किस प्रकार इनका विनाश हुआ, पतन हुआ। इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों में बहुत सारा हम देखते हैं, इन परिवर्तनों में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेंज आया। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ये बात यहाँ पर ध्यान देने की है। अलग अलग किस्म के समाज और अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ये कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से विभाजित कर दिए गए थे। अर्थात जो लोग जैसा काम करते हैं उनको उसी प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बांट दिया गया था। ब्राह्मणों द्वारा बताए गए, सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा भी स्वीकार किए गए थे। ब्राह्मणों का महत्व बहुत ज़्यादा था उस टाइम। यहाँ तक कि आपने देखा भी बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा भी इनको स्वीकार किया जाता था, इनके नियमों को भी स्वीकार किया जाता था। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ता गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज और ज़्यादा जटिल हो गया, यानी ये स्थिति तब और दयनीय हो गई। अब देखिए आप, जो जनजातीय जो समाज है, जनजातीय जो समाज होता है वो शहरों से बहुत दूर रहता है। शहरों, आज की जो मॉडर्न प्रणाली है उससे बहुत दूर रहता है। अलबत्ता दूसरी तरह के जो समाज था उसमें वो उस टाइम भी मौजूद था। दूसरी तरह का जो समाज आज भी मौजूद है और उस टाइम भी। आज ये है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ गया है। उपमहाद्वीप के कई समाज, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। यानी अधिकतर तो लोग इनकी बातों को मानते थे, ब्राह्मणों द्वारा बताई गई बातों को, लेकिन एक वर्ग वो भी था जो इनके नियम और कर्मकांडों को नहीं मानता था, और न ही ये कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातियां कहा जाता है, अर्थात इन पर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम, कर्मकांड और दूसरी परंपराओं को ये नहीं मानते थे। इनको जनजातियां कहा गया है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े थे। कई जनजातियां खेती से अपना गुजारा करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकार करते थे, शिकार करके अपना गुजारा करते थे। कुछ संग्राहक थे, अर्थात वनों से मिलने वाला जो भी प्रोडक्ट है उसको लेकर वो अपना गुजारा करते थे। और कुछ इनमें से पशु पालते थे। ये प्राय अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे। अर्थात ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ का जो प्राकृतिक माहौल होता है, प्राकृतिक जो संसाधन है, जल, नदी, पेड़ पौधे और इन सभी का वो पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी, अर्थात वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे, अर्थात इनका मुख्य जो काम था वो भूमि
और पशु चराने वाले जो स्थान होते हैं, चरागाह बोलते हैं, उन पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच बंटवारा करते थे। अर्थात ये अपने नियम, कानून, कायदे, परंपराएं सारे खुद बनाते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी जनजातियां फलने फूलने लगी और ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करने लगी। दुर्गम जगह अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का जाना आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किल से पहुंचा जाता है। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी संस्कृति को बनाए रखा। अर्थात इनका कभी जो ज़्यादा ताकतवर समुदाय होता था उसके साथ टकराव होता रहता था और फिर भी इतनी संकट आने के बाद भी इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा, आज़ादी को बनाए रखा और अपनी संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन जाति पर आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। अर्थात जो जाति आधारित थे और जनजातीय समाज था, इन दोनों की जो आवश्यकताएं थी वो एक दूसरे के बिना पूरी नहीं हो सकती थी और ये हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब हम आगे चलते हैं। अभी जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ भी दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। अर्थात ये अपनी जो परंपराएं हैं, हिस्ट्री है, उसके बारे में लिखित में कोई इनके साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। इनकी जो परंपराएं थी, रीति रिवाज था, उनके बारे में मौखिक बातें मिलती हैं सुनने को। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी और जो नई पीढ़ी है इनको अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखती आ रही है। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए मौखिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। अब जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। ये पूरे भारत में पाए जाते थे और प्रत्येक स्टेट में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहा है। अर्थात बदलाव प्रकृति का नियम है। समय समय के अनुसार इनमें परिवर्तन आता रहा। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, आज भी वही है। भी पंजाब में खोखर जनजाति, इस पर निशान लगाए। भी पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। यह बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और बाद में यहाँ पर गख्खर लोग पावरफुल हो गए। उसके उन मुखिया कमाल खान गफ्फर खां, उसका मुखिया कौन था? भी गख्खर जो जाति थी उसका मुखिया था कमाल खान गफ्फार, को गख्खर बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। इस कमाल खान गख्खर को अकबर ने मनसबदार बनाया था। मनसबदार के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। सुल्तान ने मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले, अर्थात मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगहा, ये निशान लगाओ अभी, लंगहा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। अर्थात मुल्तान और सिंध में मुगलों के पास जाने से पहले, मुगलों का कंट्रोल होने से पहले यहाँ पर लंगहा और अरघुन जो लोग थे इनका प्रभाव बहुत विस्तृत क्षेत्र पे था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम में
जो जनजाति थी वो थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले छोटे छोटे कुलों में रहते थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति थी। उप महाद्वीप के, अर्थात ये लिखिए यहाँ पर, पश्चिमी हिमालय में गद्दी बोलते हैं, गडरियों की जनजाति थी। उप महाद्वीप के सुदूर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे भी। यहाँ पे निशान लगा लो आप अपने बुक में, इससे आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक्स आज के लिए।